क्या आप किस्मत में विश्वास करते हैं? क्या आप नियति में विश्वास करते हैं? क्या आप डेस्टिनी में विश्वास करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि एनसीपी के दो धड़ों का विलय होने वाला था, यानी अजीत पवार, शरद पवार एक साथ आने वाले थे, एक पार्टी करने वाले थे, मगर उसके बाद अचानक अजीत पवार के विमान का हादसा हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और न सिर्फ उनकी मौत होती है, उनके साथ 5 अन्य लोगों की मौत होती है। सबसे बड़ी बात, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ये लगातार कह रहे हैं कि यह विमान हादसा टाला जा सकता था। सबसे बड़ी बात, इस सवाल को संबोधित क्यों नहीं किया जा रहा, ना मीडिया द्वारा, ना सरकार द्वारा? क्योंकि इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। एक के बाद एक हमने अपने मुख्यमंत्रियों को, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े नेताओं को विमान हादसों में गंवाया है। इसके बावजूद इस मुद्दे पर सीरियस बहस क्यों नहीं हो रही? दोस्तों, आपको यह कार्यक्रम आज अंत तक देखना पड़ेगा। मुद्दा सिर्फ अजीत पवार की मौत का नहीं है, उस विमान हादसे का नहीं है। मुद्दा सिर्फ नियति, किस्मत, डेस्टिनी, जो भी आप कहना चाहें, वो भी नहीं है। मुद्दा यह है कि लापरवाही के चलते बार बार हमारे राजनेताओं की मौत हो रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं अजीत पवार की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात, मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोग हर मौत के पीछे साजिश देखते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मगर आज बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कुछ अहम सवालों का जवाब दें। मैं आपके सामने अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स खंगाल कर लाया हूं और यह प्रमाणित करने वाला हूं कि किस तरह से अजीत पवार की मौत जिस विमान हादसे में हुई थी वो टाला जा सकता था। मगर सबसे पहले वो बड़ी खबर जिस पर आपका ध्यान खींचना बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों जो एनसीपी के अलग अलग धड़े थे वो एक होने वाले थे। सही सुना आपने। तो आइए गौर फरमाएं इस पूरी दास्तान पर। आपके स्क्रीन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों धड़ों का विलय तय है और जिला परिषद चुनावों के बाद इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। इस सिलसिले में अजीत पवार और शरद पवार दोनों धड़े जो थे, उनके नेताओं के बीच हाल ही में अंतिम बैठकें भी हो चुकी थी। दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र की सियासत में होने जा रहे इस बड़े सियासी घटनाक्रम की पुष्टि की है। एनसीपी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भले ही बुधवार को एक विमान हादसे में निधन हो गया हो, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वे अपनी पार्टी का, अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ विलय का रास्ता साफ कर चुके थे। इस सिलसिले में उन्होंने दिसंबर और जनवरी के महीने में शरद पवार के साथ बैठकें भी की थी, जिनमें दोनों पार्टियों के विलय का फैसला लिया गया था। फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाले जिला परिषद चुनावों के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विलय का औपचारिक ऐलान शरद पवार और अजीत पवार करने वाले थे। अलग अलग पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इन दो बड़ी खबरों की तरफ। गौर फरमाएं, बीजेपी को अब नहीं रही अजीत पवार की जरूरत। क्या पार्टी छुटकारा पाना चाहती है? दूसरी खबर, महाराष्ट्र की सियासत की तरफ से बहुत बड़ी खबर। अजीत पवार ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी सत्ता के नशे में चूर, पैसे की कर रही लूट, मेरे पास सबूत हैं। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, उन्होंने भाजपा पर क्या ताना मारा था कि जो भाजपा मुझ पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी अब मुझे अपने पाले में बुला रही है और उनके साथ मैं सत्ता में हूं। यानी अजीत दादा थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सबसे बड़ी बात, मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि अजीत पवार इकलौते सेक्युलर नेता थे, धर्मनिरपेक्ष नेता थे। वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे। इनफैक्ट वो इकलौते नेता थे भाजपा गठबंधन में जो आरएसएस के दफ्तर नहीं गए थे। और यही एक वजह थी कि आरएसएस उन्हें लेकर अक्सर असहज, अनकंफर्टेबल रही थी। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं उनकी मौत के पीछे कोई साजिश नहीं देख रहा, मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, मगर बड़ी खबर यह है कि पार्टी के दो धड़ों का विलय होने वाला था। गौर फरमाएं, राजेश टोपे जो कि शरद पवार वाली एनसीपी के बड़े नेता हैं और उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी में सेहत मंत्री रह चुके हैं, ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि विलय का फैसला अजीत पवार की मौजूदगी में ले लिया गया था और वे खुद इसके गवाह हैं।
इस सिलसिले में अंतिम बैठक भी हो चुकी थी। शरद पवार की पार्टी के एक और बड़े नेता जयंत पाटिल ने भी इस खबर पर मोहर लगाई कि दोनों पार्टियों के बीच विलय को लेकर बैठकें हो चुकी थी और जल्द ही औपचारिक ऐलान होने वाला था। अब इसे जोड़ के देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके मतभेद लगातार उभर रहे थे। वो ये तक कह रहे थे कि भाजपा के भ्रष्टाचार का उनके पास प्रमाण है और उन्हें एक्सपोज कर देंगे। और फिर एक ऐसे विमान हादसे में उनकी मौत हो जाती है जिसे टाला जा सकता था। जी हां, सही सुना आपने, टाला जा सकता था। मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आपके सामने खंगाल रहा हूं और उसका मकसद यह बताना है कि यह विमान हादसा टाला जा सकता था। गौर फरमाएं, अजीत पवार बारामती की हवाई पट्टी को विकसित करना चाहते थे। इसके लिए वो कुछ बैठकें भी कर चुके थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बारामती की हवाई पट्टी को पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था। इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अजीत पवार ने हाल ही में एमएडीसी के साथ मीटिंग्स करके योजना को अंतिम रूप दिया था। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर की तरफ, जो इस मामले को और दिलचस्प बना देते हैं। गौर फरमाएं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है अगस्त 2025 तक हवाई पट्टी का मैनेजमेंट अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स देख रही थी। बारामती हवाई अड्डे के प्रभारी एमएडीसी प्रबंधक शिवाजी तावड़े ने कहा, हमने 19 अगस्त को हवाई अड्डे का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था क्योंकि इसके प्रबंधन में कई खामियां थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों में अजीत पवार ने खुद इस हवाई अड्डे को अपग्रेड करने के लिए कई बैठकें की थी। उन्होंने पीएपीआई, नाइट लैंडिंग और नियमित एटीसी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की थी। रिटायर्ड पायलट एहसान खालिद ने बीबीसी हिंदी को बताया, बारामती में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सही व्यवस्था का नहीं होना चौंकाता है। एक सर्टिफाइड कंट्रोलर ही यह ठीक से बता सकता है कि जमीन पर विजिबिलिटी कैसी है। द हिंदू अपनी रिपोर्ट में पायलट्स टेक ऑफ और लैंडिंग के बारे में कुछ अहम जानकारी देती है जिसका ध्यान मैं आपकी तरफ खींचना चाहूंगा। गौर फरमाएं, द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि हवाई पट्टी रेड बर्ड फ्लाइंग स्कूल और कार्वर एविएशन को किराए पर दी गई थी, जहां फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती थी। इसे अनकंट्रोल एरोड्रोम कहा जाता है क्योंकि यहां सामान्य एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था या आग बुझाने की टीम। यहां कोई मौसम विशेषज्ञ नहीं है, ना ही नेविगेशन के लिए अच्छे उपकरण हैं जो पायलटों को दी जाती है। बारामती की हवाई पट्टी पर ट्रेनिंग ले चुके एक पायलट ने द हिंदू को बताया कि पायलट को सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि कॉकपिट में कोई नेविगेशन की मदद नहीं मिलती। यह हवाई पट्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एटीसी कवरेज क्षेत्र से बाहर है, इसलिए एटीसी की मदद फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल के स्टाफ से ही मिलती है, जिसके पास बहुत बेसिक सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात, अगर एयरपोर्ट में कुछ बुनियादी सुविधाएं होती तो यह विमान हादसा टल सकता था। कैसे? अब मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। अगर रनवे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, आईएलएस, वीओआर और जीपीएस जैसे सिस्टम होते जो कम विजिबिलिटी के दौरान भी पायलट को गाइड करते हैं तो यह क्रैश टल सकता था। इनके होने से क्रैश होने की आशंका 75 से 80% तक कम हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस जमीन पर लगा हुआ रेडियो सिस्टम है जो हवाई जहाज को रनवे पर सही और सुरक्षित तरीके से उतरने में मदद करता है, खासकर तब जब बहुत ज्यादा धुंध, बहुत बारिश, ज्यादा बादल, अंधेरा या अन्य किसी कारण से विजिबिलिटी कम हो। आईएलएस ही गाइड करता है कि हवाई जहाज रनवे के बिल्कुल बीचों बीच हो, जब नीचे आए तो सही स्पीड और सही एंगल हो। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के फाउंडर प्रेसिडेंट कैप्टन एमआर वाडिया ने कहा, बारामती की हवाई पट्टी पूर्ण रूप से विकसित एयरपोर्ट नहीं थी। यहां पर केवल 2 ट्रेनिंग स्कूल्स चलते हैं। आईएलएस ठीक ठाक विकसित एयरपोर्ट्स पर होते हैं, इसलिए यहां पर आईएलएस नहीं था। बारामती में एयरपोर्ट एटीसी अथॉरिटी भी नहीं थी। कितने अफसोस की बात है ना दोस्तों, इस देश ने लगातार बड़े बड़े विमान हादसे देखे हैं। सबसे बड़ी बात अहमदाबाद में, जहां 300 लोग मारे गए, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। और अब यह घटनाक्रम।
बार बार इतिहास अपने आप को दोहराता है। कहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल की लापरवाही दिखाई देती है, कहीं पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की लापरवाही, और यहां पर तो पूरा मुद्दा मानो मुंह बाहे खड़ा हुआ है। बड़ा प्रश्न, क्या इसे संबोधित किया जाएगा, या हम इंतजार करेंगे एक और बड़े हादसे की? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।